नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग खून का टीका उपन्यास पढ़ रहे थे। इसके बारे में हमने पहली क्लास में पढ़ा यादवेंद्र चंद्र शर्मा का जीवन परिचय, और इस उपन्यास में जो है वो कौन कौन से पात्र जो है वो लिए गए हैं उसका संक्षिप्त परिचय जो है वो पढ़ा था। आज हम इसमें जो उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे वह उपन्यास की कथा में सभी पात्र, उस पात्रों में कौन कौन सी जगह महत्वपूर्ण रही, उनके नाम और कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण रही, उनके बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय के रूप में पूरा देख लेंगे। तो हम पूरा कथानक देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहला तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि खून का टीका जो उपन्यास है यह राणा हमीद जो है उनके क्या है जीवन पर आधारित है। राणा हमीद की जीवन पर आधारित उपन्यास है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास कहते हैं। ऐतिहासिक यानी कि राणा हमीद जो हमारे इतिहास के गौरवान्वित पन्नों में अभी भी आज भी याद किए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको मेवाड़ का उत्तरक कहा जाता है। तो वह हमीद जो है उन्होंने किस तरीके से हमारे चित्तौड़ के किले को जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था उसको आज़ादी दी, और किस विकट परिस्थितियों से वो गुजरे थे, तो उसी का जो चित्रण है जो लेखक ने लिखा है उसी का वर्णन इसमें हुआ है। जैसे हमने कल देखा कि राणा हमीद का ये जो खून का टीका जब उपन्यास शुरू होता है तो शुरू में जो बात होती है किसकी होती है, सामंत का नाम क्या था मैंने बताया था, लक्ष्मण सिंह, जिसको इस उपन्यास में लाखा के नाम से बार बार संबोधित किया गया है। अगर आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए इस वीडियो को समझना ज़्यादा आसान होगा, और अगर आप इसको इसी तरह हमसे बने रहना चाहते हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और देखते जाइए कि मैं और क्या जो है वीडियो कल लेके आती हूँ और आपके लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। तो हम देखते हैं कि खून का टीका उपन्यास में उपन्यास की शुरुआत जो है, ये सामंत किसका है, ये सामंत है रावल रतन सिंह का। रावल रतन सिंह जो मैंने आपको बताया था कि रण सिंह या फिर कहेंगे कर्ण सिंह, उसके दो पुत्र थे। कौन थे, खेम सिंह और राहब। खेम सिंह जो है वो रावल शाखा की शुरुआत करते हैं और राहब जो है वो शिशोदा वंश की शुरुआत करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रावल शाखा का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, रावल रतन सिंह, और उनका जो सामंत है जो बहुत उनका जो होता है देश प्रेमी तो होता ही है, साथ ही स्वामी भक्त भी होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामंत लक्ष्मण सिंह जो है वह के अंतिम समय तक जो है लड़ते लड़ते अपने संपूर्ण परिवार के साथ में स्वामी भक्ति के लिए और देश प्रेम के लिए संपूर्ण परिवार को बलि की वेदी पर चढ़ा देंगे। हम देखते हैं कि शुरुआत होती है राणा लक्ष्मण सिंह के स्वप्न से। उनको स्वप्न आता है माँ देवी का। माँ देवी कहती है कि अगर तुम मेवाड़ की, चित्तौड़ की रक्षा चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बलि देनी पड़ेगी, उसके लिए उत्सर्ग करना पड़ेगा। तो यह जो बात है, यह बात वह अपने पुत्र है उनको बताते हैं। अरि सिंह जो है, इनके कुल कितने पुत्र बताए गए हैं इस उपन्यास में, 12 पुत्र बताए गए हैं। जबकि मुख्य इतिहास जो जिससे वो लिया गया है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि 4 जो इतिहासकार है उन 4 इतिहासकारों के इतिहास की जो क्या बोलेंगे, इतिहास का जो छापा गया है, उन्होंने जो इतिहास लिखा है उन इतिहास के पन्नों से ही उन्होंने जो है इस उपन्यास को लिखा है। लेकिन उस उपन्यास में जो 4 वो उपन्यास इतिहासकार है उनके नाम भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो नाम है कर्नल टॉड, मुनोत नैन्सी, श्यामल दास, और कौन थे, हीराचंद ओझा। तो ये जो है ये चारों के इतिहास ग्रंथों से जो है उसके सहयोग से यादवेंद्र जी जो है वो खून का टीका लिखते हैं। फिर हम देखते हैं कि मुख्य इतिहास में तो लक्ष्मण सिंह अर्थात लाखा जो है उसके 7 पुत्रों का बलिदान देखा गया जब अलाउद्दीन खिलजी उन पर आक्रमण करते हैं तब। लेकिन इस उपन्यास में 12 पुत्रों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें से सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र, जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसका नाम था अरसी सिंह। ठीक है,
अरसी सिंह उनका बड़ा पुत्र था और उनका जो प्रिय पुत्र था उसका नाम इसमें बताया गया है अजय सिंह। इन दो पुत्रों के अलावा और किसी पुत्र का जिक्र नहीं किया गया है। तो अरसी सिंह और अजय सिंह का इस उपन्यास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका रहेगी, आप गौर से देखिएगा। तो हम देखते हैं कि फिर लक्ष्मण सिंह जो है अपने उस स्वप्न का जो चित्रण है, जो बात है, वो किसको करते हैं, अपने ज्येष्ठ पुत्र अरसी के सामने करते हैं। तो अरसी जो है वो कहते हैं ये आपका कोई भ्रम होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और इस बात में ही क्या हो जाती है, जो बात जो है और बढ़ जाती है और यह बात रावल रतन सिंह के पास पहुंच जाती है। हम देखते हैं रावल रतन सिंह जो है वो क्या करते हैं, इस बात को सुन के कहते हैं लक्ष्मण सिंह को ये कोई आपका भ्रम रहा होगा। तो एक और पास में बैठा है तो भ्रम हो तो अच्छा है, लेकिन तभी लक्ष्मण सिंह कहते हैं अगर ये भ्रम है तो भी इतना गौरवान्वित भ्रम है कि हमें अपने जन्मभूमि और हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए उत्सर्ग करना पड़े तो इससे अच्छा हमारे जीवन के लिए और कुछ नहीं हो सकता। उनकी ये पंक्तियां ये संकेत करती है कि हमारे राजस्थान के जो वीर हुए हैं वो वीर कभी भी अपने जान को लेकर जो है वो इतने चिंतित नहीं रहे हैं जितनी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर समय जो है उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते थे। इसीलिए राजस्थान की भूमि को वीरांगना और वीरों की भूमि कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि अरसी सिंह जो है, जब रावल रतन सिंह को यह बात कही जाती है तो अरसी सिंह तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुकुट धारण करूंगा। तो तभी अजय सिंह भी कहता है कि मैं समर भूमि में जो यवन है उन यवनों को हमारे राजप्रसादों तक ही नहीं पहुंचने दूंगा। देखा जाए तो लक्ष्मण सिंह जो एक बहुत ही स्वामी भक्त सेवक है, जो सामंत है, वह उसके पुत्र भी उसी तरह मातृभूमि के लिए हर दम जो है बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब ये बात वार्तालाप चल रही है तो अरसी सिंह जो है वो कहता है कि बप्पा रावल का जो राज मुकुट है वो मुझे पहना दिया जाए। बप्पा रावल जो मेवाड़ के कौन थे, संस्थापक थे। इस मेवाड़ शाखा जो है, ये जो गुहिल है, इन गुहिलों की या मेवाड़ों की शाखा की शुरुआत करने वाले जो थे वो कौन थे, काल भोज, जिनको बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। तो उनके नाम से जो है बाद में आगे के वंशज जो है उनको बप्पा रावल के राज मुकुट से ही संबोधित करते हैं। तो कहते हैं कि बप्पा रावल का राज मुकुट मुझे धारण करवा दिया जाए, मैं समर भूमि में लड़ने के लिए जाऊंगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात तो चल रही है रणभूमि में जाने की, लेकिन युद्ध कौन सा है। तो युद्ध है कि आप लोगों ने कथा तो सुनी होगी रानी पद्मिनी की कहानी। तो पद्मिनी जो थी उनका रूप सौंदर्य इतना ज्यादा प्रचलित था, कहा जाता था कि लोग उनको देखकर बेहोश हो जाते थे और कई उपमाएं जो है उनके ऊपर दी जाती थी, जिसके लिए एक जायसी ने पद्मावती अपना ग्रंथ भी लिखा है, जिसके अंदर रूप सौंदर्य का जितना बढ़ चढ़कर वर्णन किया है उससे लगता है कि उनके रूप सौंदर्य को देखकर कोई भी मोहित हो सकता था। तब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो उनके रूप सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं और रावल रतन सिंह के समय जो दिल्ली का शासक है वो कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी, अर्थात उस समय जो सल्तनत काल है वो चल रहा होता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है रानी पद्मिनी की जब प्रशंसा सुन लेते हैं तो वह जो है वो उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, चित्तौड़ के किले के इर्द गिर्द जो है वो घेरा बना लेते हैं और रानी को भी प्राप्त करना चाहते हैं और चित्तौड़ को भी प्राप्त करना चाहते हैं। तो सामरिक दृष्टि से भी चित्तौड़ जो था वो उनके लिए उपयोगी था और वो रानी पद्मिनी की सुंदरता को लेकर भी बहुत ही ज्यादा लालायित था। तो इस लालच से वो क्या करता है, घेराबंदी करके बैठा है 8 महीने से। तो उस महीने उन घेराबंदी के दौरान जो है ये शिविरों में ये बातें चल रही है। फिर अरसी सिंह जो है वो क्या करता है, ये मुकुट धारण करता है और जैसे ही ये मुकुट धारण करता है तो इनको सम्मान रूप में जो अरसी सिंह है उसका नाम क्या हो जाता है, अरि सिंह। अरि सिंह जो है इसको सम्मान रूप में यह उपाधि दी जाती है अरि सिंह की और इनको महाराणा बना दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि महाराणा जब ये बनते हैं तो इनको रणभूमि में जाने के लिए ही इन्होंने यह मुकुट धारण किया था। तो अरि सिंह जो है इनके साथ में एक सेनापति भेजा जाता है, उन सेनापति का नाम इसमें बताया है पवन सिंह, जो कि उपन्यास के अंत तक रहेंगे।
अजय सिंह का सेनापति होता है पवन सिंह, जो बहुत ही काबिल और स्वामी भक्त सेवक है, जो सेना का जो है सूत्रधार संभालेगा। तो हम देखते हैं कि इस उपन्यास में जब युद्ध भूमि में अरिज सिंह जाते हैं तो अरिज सिंह पवन सिंह को कहता है कि मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और बीच में जब सेना के आगे आगे बढ़ता हुआ सेना के बीच में पहुंच जाऊं, तब तुम पीछे से पूरे दल बल के साथ में उस विरोधी सेना पर क्या कर देना, आक्रमण कर देना, इससे हमारी विजय हो जाएगी। हम देखते हैं कि इसमें जो है वो विजय नहीं होती है और अरसी सिंह जो है वो मारा जाता है और पवन सिंह जो है वो वापस चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि इस बात को सुन के जो है इनके पिता का नाम क्या था, लाखा, लक्ष्मण सिंह, सामंत लक्ष्मण सिंह को अत्यंत दुख होता है। तो उसके पीछे अब वही कि इन राजाओं की, इन शासकों की यह प्रथा थी कि यह इस एक हार से अपने जो है वो निश्चित हार नहीं मानते थे, अनवरत जो है वो अपने प्रयत्न में लगे रहते थे। फिर हम देखते हैं कि इनका दूसरा पुत्र है अजय सिंह। अजय सिंह कहता है लाखा को कि अब मैं समर भूमि में जाकर जो है अपने चित्तौड़ की रक्षा करूंगा। तो जबकि अरिज सिंह को भेजने के लिए लक्ष्मण सिंह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए थे, लेकिन अजय सिंह को वो युद्ध भूमि में भेजना नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मण सिंह अजय सिंह को अपना प्रिय पुत्र मानते हैं। सबसे अधिक जो प्रेम करते हैं वो अजय सिंह से करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनको युद्ध भूमि में ना भेजकर अजय सिंह को क्या करते हैं, ये जो पवन सिंह है, इन पवन सिंह के साथ में क्या कर देते हैं, केलवाड़ा भेज देते हैं। कहाँ, केलवाड़ा, इस जगह का नाम है केलवाड़ा। यहीं पे हम देखेंगे आगे की पूरी कथा जो है यहाँ से ही संचालित होगी। अजय सिंह पवन सिंह के साथ में केलवाड़ा चले जाते हैं। ये केलवाड़ा है कहाँ, ये अरावली की तलहटी जो है, उस अरावली की तलहटी की चोटी पर है एक। तो उस जगह जाकर वो जो है अजय सिंह को ये कह के भेजते हैं कि अगर मेवाड़ की सत्ता के जो ये वंशज है, ये इनमें से कोई नहीं बचा, तो एक वंशज तो बचा रहना चाहिए जो उनकी सेवा पानी करे और अपने वंश को आगे बढ़ाए। इस बात को वचन लेकर जो है अजय सिंह को केलवाड़ा भेज दिया जाता है पवन सिंह के साथ। हम देखते हैं इस अजय सिंह को जब केलवाड़ा भेज दिया जाता है तो चित्तौड़ में क्या होता है कि रावल रतन सिंह और लक्ष्मण सिंह के पास में अब कोई चारा नहीं रह जाता है विजय के लिए। तो वो क्या करते हैं, केसरिया पहनकर, और महिलाएं क्या करती है, जौहर करती है। तो रावल रतन सिंह, लक्ष्मण सिंह जो है अपने सभी सेना के साथ में केसरिया पहनकर युद्ध करने जाते हैं, और जौहर जो है महिलाएं करती है, जिसमें रानी पद्मिनी और 16,000 रानियों के साथ में जौहर किया गया। और ये सम्मिलित रूप में क्या कहलाता है, साका कहलाता है। ये चित्तौड़ का सबसे बड़ा और सबसे पहला साका कहलाता है। तो जब ये इस प्रकार से ये लोग जो है वो हार जाते हैं, तो चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ के किले पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। अब क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो है इस विजय के बाद में अपने पुत्र जो है वो खिज्र खां को वह जो दुर्ग है वो सौंप कर चले जाते हैं। लेकिन खिज्र खां जो है इस दुर्ग का जो भार संभाल के जाते हैं वो है मालदेव मुछाला। ये मालदेव कहाँ के शासक हैं, जालोर के सोनग्रह चौहान हैं, जालोर के सोनग्रह चौहान है, जो खिज्र खां उनको जो है वो चित्तौड़ का कार्यभार संभाल के चले जाते हैं। हम देखते हैं अब इस पे जो शासन कर रहे हैं वो मालदेव कर रहे हैं, और इधर जो है रतन सिंह जो कि रावल शाखा के अंतिम शासक थे, इनकी मृत्यु हो ही चुकी है। लक्ष्मण सिंह अपने सभी पुत्रों के साथ में जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। एक अजय सिंह जो है वो शेष रहते हैं। इधर अरिज सिंह की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब अरिज सिंह युद्ध करने जाते हैं तो बीच में एक कथा आती है छोटी सी, कि जिसके अंदर अरिज सिंह जो है एक राजकुमारी से प्रेम करते हैं और उसके साथ विवाह भी कर लेते हैं, और उनसे एक पुत्र भी होता है। लेकिन यह बात जो है वो उनको हमीर को नहीं अपने पिता को नहीं बता पाते हैं, उससे पहले ही युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उस पुत्र का नाम क्या है, राणा हमीर।
अरि सिंह से पुत्र हुआ राणा हमीर। रावल शाखा समाप्त हो चुकी है। हमने बताया था कि राहब जो है वो कौन है, कर्ण सिंह का पुत्र है। तो कर्ण सिंह से राहब ने सिसोदा शाखा की शुरुआत की और सिसोदा शाखा के ही जो है वंशज हुए अरि सिंह और अरि सिंह से हुए राणा हमीर। तो ये सिसोदिया वंश के थे, इसलिए अपने नाम के आगे क्या लगाते थे, राणा लगाते थे। फिर हम देखते हैं कि अरि सिंह जो है जब उनका पुत्र हमीर जो है वह सबके सामने आता है तो वह सबसे पहले जो जाता है वो किनके पास जाता है, अपने चाचा जी जिनका नाम क्या है, अजय सिंह, जिनको सामंत लक्ष्मण सिंह ने कहाँ भेज दिया था, केलवाड़ा। तो केलवाड़ा में चाचा से हमीर की जो है मुलाकात होती है। हम आगे इस कथा में जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अजय सिंह पहले बहुत ही चिंतित था कि अब इस चित्तौड़ को कैसे जीता जाएगा, कि कौन जो है प्रतापी शासक बचा है जो हमारा सहयोग करेगा। और जब उनको पता चलता है कि अरि सिंह का एक पुत्र हमीर भी है जो कहाँ रह रहा है, हमीर जो है वो इतने समय तक रह रहा था कहाँ, अपने ननिहाल में। उस ननिहाल के गांव का नाम क्या है, उनवा गांव। तो उनवा गांव में वो अपनी माँ के साथ में रहता है, नाना नानी के वहां। और वहां पे रहते हुए कई जो एक योद्धा के अंदर गुण होते हैं उन कौशल को सीख कर वह पहुंचता है चाचा अजय सिंह के पास में। अजय सिंह के पास जब वह पहुंचता है तो अजय सिंह अत्यंत प्रसन्न होता है। हम देखते हैं कि इस बीच एक और कथा चलती है जिसमें अजय सिंह के दो पुत्र है, एक का नाम है अजीत सिंह और एक का नाम है सुजान सिंह। तो ये दोनों जो पुत्र है ये चित्तौड़ को जीतने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन असफल रह जाते हैं। तो जब हमीर चाचा के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस युद्ध में जीतकर आपको जो है खुशी का मतलब हकदार बनाऊंगा, या फिर मैं आपको वो खुशी इस चित्तौड़ को जीतकर जो है आपको प्रदान करूंगा। तो इस बात को सुनकर अजय सिंह जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनके पुत्र अजीत सिंह और सुजान सिंह के मध्य जो है इस बात का घमंड या फिर इस बात का की ईर्ष्या आना स्वाभाविक था कि अब उनके पिता जो है वो हमीर पर अधिक विश्वास करते हैं, अजीत सिंह और सुजान सिंह के ऊपर नहीं करते हैं, क्योंकि वह उनको एक काबिल योद्धा मानते हैं। हम देखते हैं कि इस कारण क्या होते हैं, अजीत सिंह जो है वह जो है चले जाते हैं और सुजान सिंह कहाँ चले जाते हैं, लेकिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और सुजान सिंह जो है वह चले जाते हैं दक्षिण में। तो क्या हो सकता है प्रश्न बन जाए कि अजय सिंह का पुत्र सुजान सिंह दक्षिण किस जगह चले जाते हैं केलवाड़ा को छोड़कर। तो दक्षिण में जहां जाते हैं वो एक परंपरा, एक वंश की परंपरा शुरू करते हैं, एक वंश की परंपरा शुरू करते हैं। और वो वंश कौन सा था, शिवाजी। जो शिवाजी का वंश देखते हैं वो सुजान सिंह के दक्षिण में जाने के पश्चात एक वंश की शुरुआत की जाती है, उसी का आगे की पीढ़ी जो है वो शिवाजी की पीढ़ी कहलाती है। तो यह इस उपन्यास में इतना ही जिक्र किया गया है। हम देखते हैं राणा हमीर। अब राणा हमीर जो है उनके बीच का सबसे बड़ा जो एक कहेंगे बाधा जो बनी हुई थी उसका नाम क्या है, उसका नाम है मूजा मालेचा। ये एक डाकू है, ये गढ़वाल डाकू है जो कि नाम है किले का सेलिया दुर्ग। इस सेलिया दुर्ग पर विजय किए बिना जो है वो चित्तौड़ पर विजय करना मुश्किल था। तो मूजा जो मालेचा है ये क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा इन लोगों को परेशान करता है, इनका जो आर्थिक धन जो है वो लूट लेता है। इससे जो है आए दिन अजय सिंह की सेना को क्या होती है, हानि होती है। तो हम देखते हैं कि राणा हमीर कहता है कि मैं उसको मार दूंगा और विजय अपने इस रास्ते के कांटे को दूर कर दूंगा। लेकिन अजय सिंह कहता है वो बहुत शक्तिशाली है। तो हमीर कहता है मैं इस चीज से नहीं डरता। तो हमीर के साथ के लिए हम देखते हैं कि आपने शुरुआत में सुना होगा अजय सिंह का जो सेनापति था पवन सिंह, जिसको अजय सिंह के साथ भेज दिया गया था, इसके भाई है, उस भाई का नाम क्या है, खेत सिंह। और दो जो है वो सेवक है, भील सेवक,
उन दो भील सेवकों का नाम क्या है? शेरा और मेरा। हम देखते हैं कि अब राणा हमीर का जो सहयोग करने वाले जो है वो खेतसी, शेरा और मेरा है। और आगे हम जब उपन्यास में देखते हैं तो शेरा, मेरा और खेतसी जो है वो बहुत ही वीर योद्धा है, और वो जो है वो हर संभव कोशिश करके राणा हमीर की सेवा करना चाहते हैं और मेवाड़ की रक्षा करना चाहते हैं। हम देखते हैं कि डाकू जो थे मूजा मालेजा, इस डाकू की क्रूरता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि अब, और उतना शक्तिशाली था कि अचानक से उसके दुर्ग पर आक्रमण करना जो था वो असफलता को चुनौती देना था। तो फिर असफल होने से अधिक उपयोगी ये था कि वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रचे, ऐसी कूटनीति से उस किले में पहुंचे कि पहुंचने के बाद में वो सीधा जो है वो विजय को प्राप्त करे। तो ये एक रणनीति बनाते हैं जिसमें खेतसी, शेरा और मेरा तीनों जो है वो अर्धरात्रि में जो है उस किले की दीवारों से पहुंचकर और उसके जो दरबार है, सेलिया दुर्ग जो है उसके दरबारों को खोल देंगे, ताकि हमीर जो है उस अपनी सेना के साथ में उस किले में प्रवेश करके संपूर्ण सेना को ऊपर अपना अधिकार कर लेंगे। हम देखते हैं बहुत ही कठिनाई से, बहुत मुश्किलों से शेरा, खेतसी और मेरा जो है उस किले में पहुंचते हैं, और वह मसाल के रूप में शेरा और खेतसी जलाते हैं। उधर गेट जो है वो मेरा खोल देता है और उधर से सेना प्रवेश कर जाती है और विजय हासिल हो जाती है। लेकिन इस विजय के साथ में एक दुखद घटना ये होती है कि खेतसी और शेरा जो है वो मारे जाते हैं। शेरा अपने अंतिम समय में अपने शरीर से बहने वाले जो रक्त है, उस रक्त से किसका, हमीर का तिलक करता है और अपने अंतिम सांस लेता है। तो यहीं पे हम देखते हैं खून का टीका, और विजय मतलब वह चाहता है कि हमारे विजय की शुरुआत हो चुकी है। अब जो है जैसे ही वो विजय हासिल करके आते हैं हमीर, तो वह और इतने ज्यादा अधिक उत्साही होते हैं कि वह तुरंत जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार करने के लिए उस पर युद्ध करने की बात कर देते हैं। लेकिन अजय सिंह जो है वो कहते हैं कि धैर्य से काम लो, विवेक से काम लो। अगर अपन अभी बिना किसी सेना की तैयारी के, बिना किसी आर्थिक धन के अगर किसी पे उस पर शक्तिशाली सेना पर आक्रमण करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें असफलता हासिल होगी। लेकिन क्या होता है, अजय सिंह की बात जो है वो हमीर सुनते नहीं, क्योंकि उसके संपर्क में एक और व्यक्ति आ चुके हैं जिसका नाम क्या है, अनग सिंह, जो कि हमने आपको उस वीडियो में बताया है कि यह जो है ये अनग सिंह, पवन सिंह, शेरा और मेरा तीनों, ये चारों कौन है, काल्पनिक पात्र है, लेकिन बहुत अहम भूमिका है कि हमीर सिंह के संपर्क में अनंत सिंह है, जो कि उनके साथ ही रहते हैं, तो सेना के साथ रहते हैं। तो वह जो है वो बड़ा ही उग्र और विरोधी प्रवृत्ति का है, लेकिन वह चित्तौड़ की विजय चाहता है। तो अनंत सिंह युद्ध के लिए उनको उकसाते हैं, और हम देखते हैं कि वह युद्ध के लिए मालदेव मुछाला के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन उससे इतनी भयंकर हार होती है कि उससे हताश होकर हम देखते हैं इस उपन्यास में हमीर जो है केलवाड़ा को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, गुजरात के जो क्या है, गुजरात का द्वारकाधीश जो है वहां पर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, गुजरात के द्वारकाधीश जाने का निश्चय करते हैं। अजय सिंह उनको कई बार रोकते हैं, लेकिन वो नहीं रुकते हैं। अजय सिंह कहते हैं कि हम असहयोग नीति से, इसमें असहयोग नीति जो है यह गांधीवादी प्रवृत्ति का सूचक बताया गया है। असहयोग नीति से क्या है, असहयोग नीति से मालदेव को क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे और उस चित्तौड़ पर अधिकार करने की रणनीति बनाएंगे। लेकिन उनके इस प्रयास को जो है हमीर जो है वो सुनता नहीं है, गौर नहीं करता है, और अपने इस ग्लानि में कि हम जो है करारी हार लेकर आए हैं, तो वह जो है वो कुछ समय के लिए केलवाड़ा से द्वारकाधीश की ओर रवाना हो जाते हैं। और जब वो रवाना होते हैं तो एक बीच में गांव पड़ता है खोड़। इस खोड़ गांव में वह एक किसान के घर में या किसान की शरण में जाते हैं और उनके वहां पे विश्राम करते हैं और खाना पानी करते हैं।
तब हम देखते हैं कि किसान जो है वो राणा हमीर को पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी सेना को, अपनी प्रजा को छोड़कर आ गए, यह उचित नहीं है। ऐसे कई जो शब्द है वो इस दौरान जो है हमीर को सुनने पड़ते हैं कि आपकी पराजय जो है इतनी बड़ी पराजय नहीं है, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रजा को छोड़कर नहीं आना था। फिर हम क्या देखते हैं कि ये किसान जो है एक रानी है जो कि एक देवी स्वरूपा है, उस देवी के पास में लेके जाते हैं जिसका नाम इसमें बताया गया है बरवड़ी देवी। बरवड़ी देवी जो है वह, उससे जब हमीर मिलते हैं तो वो जो है भविष्यवाणी करती है, वह जो है वो सच साबित होती है। बरबड़ी जब हमीर से मिलती है तो उनको देखती है कि हमीर की आंखों में बड़ी ही निराशा छाई हुई है और बरबड़ी की बातों से हमीर जो होता है पुनः जो है अपने आप को क्या करता है, युद्ध के लिए तैयार करता है, अपने पुनः उस स्थान पर जाने के लिए राजी हो जाता है। और बरबड़ी देवी क्या कहती है कि अगर आप वहां जाओ और आपके यहाँ पर कोई घर पे जो है आपके लिए रिश्ते की बात आए तो आप इनकार मत करिएगा। कई विरोध होंगे, प्रतिरोध होंगे, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए उस लड़की से विवाह कर लेना, यही आपकी चित्तौड़ की विजय का मुख्य जो है वो कारण बनेगा। अब जब बरबड़ी के ऐसे कहने पर और ये भी कहा कि अगर आप कोई भी समस्या हो या कुछ भी अनहोनी होते देखो तो आप मुझे सूचित कर देना, मैं आपको 500 घोड़ों की व्यवस्था कर दूंगी और साथ ही अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या है, वारू, उसको आपकी सहायता के लिए भेज दूंगी। जैसे ही हमीर जो है वो केलवाड़ा जाते हैं, हम देखते हैं कि केलवाड़ा जब तक गए तो पीछे क्या हो चुका था, अजय सिंह ने असहयोग नीति से किसानों को और मजदूरों को और जनता को, आवाम को यह कह दिया था कि हमें अपने अहिंसा के तरीके से मालदेव को क्या करना है, कमजोर करना है। तो हम देखते हैं कि वो कमजोर हो भी जाते हैं, वो आर्थिक संपत्ति जो है, जो वो चाहता है उस वहां रहते हुए, वो उसको नहीं मिल पाती है। तो वो क्या निश्चय करता है कि मालदेव जो है वो अपने पुत्र जो है, मालदेव के पुत्र का नाम क्या बताया है, जैसा। मालदेव अपने पुत्र जैसा को क्या कर देता है, चित्तौड़ पर स्थापित करके कहाँ चले जाते हैं, वापस जालोर चले जाते हैं, ताकि वहां जाकर वो क्या क्या कर सके, अपने साम्राज्य से धन इकट्ठा कर सके। और वो ऐसा ही करते हैं, वो जाकर किसानों से, मजदूरों से लगान और कर वसूल करके आर्थिक धन जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही केलवाड़ा हमीर आते हैं तो मालदेव इस सूचना को सुनकर जो है वो अचंभित रह जाते हैं, लेकिन वो क्या है, एक षड्यंत्र रचते हैं। वो षड्यंत्र के फलस्वरूप ही वह एक सैनिक के साथ में, अपने सेवक के साथ में हमीर के पास में अपनी पुत्री का जो है वो रिश्ता भेजते हैं। जब वो अपनी पुत्री का नागिन हमीर के पास भेज देते हैं तो हम देखते हैं कि यह बात जो है सबको अटपटी सी लगती है कि यह क्या सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे षड्यंत्र सबको पता है। लेकिन फिर भी मालदेव क्या हमीर जो है वो देवी बरबड़ी की बात को भूलता नहीं है और उस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि जब बारात लेके हमीर जो है अपनी सेना के साथ जाता है तो वहां देखता है कि वो जो षड्यंत्र रचे उससे पहले ही वह बरबड़ी देवी को सूचित कर देते हैं, जिससे 500 घोड़ों की सेना वारू लेके जो है वो संपूर्ण जालोर की से जो दीवारें हैं, जो प्राचीरें हैं, उनको घेर लेते हैं। जब यह सूचना मालदेव को मिलती है तो वह डर जाता है कि यह तो जो रणनीति मैंने चली थी वह उल्टी पड़ जाती है। तो भी वो और कुछ सोचता है कि क्या किया जाए। तो उनका एक तरह से मान लो कि जालोर जो है इसका लोह पुरुष ही मान लो या फिर एक मजबूत स्तंभ मान लो, एक कामदार था। उस कामदार के बल पे जो है वो मालदेव बड़ा ही षड्यंत्रकारी जो भी निर्णय लेता था वह उसमें सफल हो जाता था। उस कामदार का जो नाम है वो नाम क्या है, मौजीराम मेहता। मौजीराम मेहता। तो मौजीराम मेहता जो है वो उनका कामदार है और वह कहता है कि चलो, जब मालदेव ये कहते हैं कि कुछ और कोई रणनीति बताओ जिससे कि हम जो है अपनी पुत्री का विवाह भी इससे ना करें और हमारे षड्यंत्र की रूपरेखा जो है वो पूर्ण हो जाए। फिर जब उससे बात की जाती है तो हम देखते हैं कि वो यह बात बनाते हैं कि हमारी जो पुत्री है वह तो बचपन में विवाहित हो चुकी थी और अब विधवा
हो गई है। तो फिर क्योंकि राजपूतों में यह व्यवहार था, यह नीति थी कि विधवा महिला या तो सती होती है या फिर वह कभी भी न तो विवाह करती है और न ही जो सुख भोगती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब यह बात कही जाती है, फिर भी मालदेव ने यह बात याद रखी थी कि विरोधी देवी ने कहा था कि विरोध प्रतिरोध होगा, लेकिन आपको धैर्य रख के उस बात से अडिग रहना है और उस महिला से शादी करनी है। तो फिर क्या होता है कि वह सबको दरकिनार करते हुए, सबके अपनों के भी विरुद्ध जाकर हमीर जो है उस लड़की से विवाह कर लेता है और उस सोनग्रा राजकुमारी को अपनी पत्नी बना लेता है। तो सोनग्रा क्यों? क्योंकि यह जालोर जो है सोनग्रा चौहानों की प्राचीर थी। तो सोनग्रा जो राजकुमारी थी, अब वो हमीर की रानी बन जाती है। लेकिन जब यह जो उस रानी को पता चलता है कि उसके बचपन में उसका विवाह और विधवा हो गई थी, जबकि ये बात झूठ थी, लेकिन यह बात जो है उस रानी को बहुत ही ज्यादा कचोटती है, अंदर ही अंदर उसको परेशान किए हुए होती है। उसी का परिणाम था कि हम देखते हैं कि आगे वो जो है वो अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। माता और पिता दोनों को कई जो है बातें सुनाती है कि अगर ऐसा ही था तो आपने यह पाप क्यों किया, आपने मुझे कभी बचपन में क्यों नहीं बताया, और उसके बाद भी आपने मेरा विवाह भी कर दिया, तो आप इससे बड़े पाप तो भागीदारी थे ये पाप के, मैं भी हो गई हूँ। लेकिन उसका पिता जो है, अब जब सब कुछ विवाह वगैरह हो चुका है, उसकी सारी रणनीति फेल हो गई है, तो वह अपनी पुत्री को यकीन दिलाना चाहता है कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, तुम विधवा नहीं थी, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करती। उसको ये लगता है कि शायद अब पिताजी मेरे को शांत करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। इस प्रतिशोध का ही फायदा कौन उठाएंगे? राणा हमीर उठाएंगे। राणा हमीर जो है इस विरोध को अपने चित्तौड़ की विजय के लिए काम में लेते हैं। अब होता क्या है कि रानी जो है वो क्या करती है, अपने पिता के विरुद्ध क्या राणा हमीर से कहती है कि आपने फिर मेरे से विवाह क्यों किया। तो वो उस विधवा विवाह के विरुद्ध बोलता है कि इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो है नारी का अस्तित्व खत्म हो जाए। बहुत अच्छी पंक्तियां जो है इस उपन्यास में बताई गई है। फिर जो है वो सोनग्रा रानी जो है अपने पिता के विरुद्ध जाकर उनसे कहती है कि आप इसके बदले में एक काम कीजिए, अगर आपको चित्तौड़ की विजय प्राप्त करनी ही है तो आप दहेज में कामदार जो थे, कामदार का नाम अभी क्या बताया था, मौजीराम मेहता, तो मौजीराम मेहता को दहेज में मांग लीजिए, और साथ में 8 जागीरें जो है वो हमीर को दी गई। और हम देखते हैं कि ये मौजीराम मेहता ही जालोर के एक लोह स्तंभ था, जो कि किसके हाथ में आ गया था, अब राणा हमीर के हाथ में आ गया था। अब राणा हमीर को जो है वह बिल्कुल पूरी स्वामी भक्ति के साथ में राणा हमीर की सहायता करता है, सहयोग करता है। और हम देखते हैं कि अनेकपाल कई बार युद्ध करने का प्रयास करता है, लेकिन उसने जो अभय सिंह जो थे, इस बीच में हम देखते हैं अभय सिंह की, अजय सिंह की जो है वो मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु के दौरान जो है वो हमीर से क्या मांगते हैं, कभी युद्ध न करने का वचन मांगते हैं, और कहते हैं कि तुम जो है अहिंसा की नीति से कोई भी विजय प्राप्त करोगे, और उनको वो वचन दे देते हैं। इसी का परिणाम है कि वो आगे जो है किसी न किसी कूटनीति और कैसे न कैसे आसानी से किस चीज को पा सकते हैं, इसका ही प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि रानी जो है, उस रानी को जैसे कि चित्तौड़ के ऊपर अभी जो बैठे हैं वो जैसा बैठे हैं, रानी उनका सहयोग करने के लिए और उस प्रतिशोध के लिए वह अब हमीर से जो है अत्यधिक प्रेम करती है। तो उनके सहयोग के लिए वो कुछ समय के लिए कहाँ चली जाती है, चित्तौड़ के दुर्ग में जैसा कि वहाँ चली जाती है, क्योंकि वह उनके मायके का घर है। वहाँ जाकर जो है वो कई गुप्त सूचनाएं राणा हमीर को देती है, और हम देखते हैं कि राणा हमीर जो है इस प्रकार करते करते जो है वो उस दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और जैसा को बंदी बना देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राणा हमीर जो है वो चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि राणा चित्तौड़ पर जो अधिकार करते हैं, तो उस समय जो दिल्ली का सल्तनत पे जो अधिकार था वो किसका था, मोहम्मद तुगलक का था। मोहम्मद तुगलक जो है उसके साथ में, उसके बाद में उसके साथ में मोहम्मद तुगलक वर्सेस राणा हमीर, इनके बीच में एक युद्ध होता है।
इस युद्ध को कहते हैं सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध। इस सिंगोली के युद्ध में विजय होती है राणा हमीर की, और इस प्रकार तुगलक से भी कई जागीरें और कई धन जो है वो इकट्ठा किया जाता है राणा हमीर के माध्यम से, और जैसा जिसको बंदी बना लिया था उससे भी कई जागीरें लेकर उसको भी छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार राणा हमीर ने मेवाड़ की पावन धरा को पुनः जो है उसका उद्धार किया था, इसीलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। तो यह जो मुख्य घटनाक्रम था, जो कथानक था, यह खून का टीका उपन्यास में राजेंद्र चंद्र ने बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से हमने राणा हमीर के जीवन को जाना और पहचाना, जिसके अंदर कुछ घटनाएं और कुछ जो बातें हैं, जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, बाकी जो कथा वस्तु है वो इतिहास से ली गई है। इसीलिए इस उपन्यास को ऐतिहासिक उपन्यास की कोटि में रखा गया है। तो इसी तरह मेरे से बेहतर रूप से बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर बटन पर क्लिक कीजिए, और जैसा हो सका मैं और कुछ टॉपिक्स जो है आपके लिए लेकर जल्द ही हाजिर होंगी। धन्यवाद।